हेलो बच्चों, तो फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं आप लोग कैसी मिस्टेक करते हो। अगर जेई और नीट में गैसियस फेज रिएक्शन का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को लगता है ओ भैया बहुत ही इजी सवाल आ गया, लेकिन बच्चे यहीं पर सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। मोल्स का रेशियो देख लेते हैं लेकिन प्रेशर चेंज को इग्नोर कर देते हैं। प्रेशर बेटा यहाँ बढ़ता है, कैसे बढ़ता है आज हम पीवाईक्यू से सीखेंगे। 2026 और 2025 के पीवाईक्यूज करेंगे और यहाँ पर मैं आपको हाफ लाइफ के ऊपर भी ट्रिक्स और क्वेश्चंस किस तरीके से 12th में बोर्ड में आप कैसे क्वेश्चन करके आओगे और आपको ट्रिक्स के साथ जेई में क्वेश्चन कैसे करना है, मैं दोनों चीजें आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। तो याद रखो बेटा, गैस रिएक्शन में वॉल्यूम, प्रेशर और मोल्स तीनों कनेक्टेड होते हैं और तीनों को ध्यान रखना पड़ता है। एक गैस यहाँ कंज्यूम होती है तो और भी सारी गैसेस बनती हैं, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने वाले प्रेशर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे सोचते हैं कंसंट्रेशन कम होती है लिक्विड फेज में या फिर गैसीय उसमें लिक्विड फेज रिएक्शन में, तो वो कंसंट्रेशन को ही प्रेशर से कनेक्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होता है बेटा। प्रेशर बढ़ता है और कैसे बढ़ता है आज आप इन पीवाईक्यू से सीखोगे। तो यहाँ पर जेई में और या नीट में अगर आपसे गैसीय से रिएक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ स्टोकियोमेट्री ही नहीं, आपको प्रेशर और रिलेशन भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तो चलो बेटा, बिना आपका टाइम वेस्ट किए जेई मेंस में 2026 में 1 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ है पढ़ो बेटा। यहाँ दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो भैया, जो चीजें दी हुई है पहले उन्हें पढ़ लो, उन्हें लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ध्यान में आते ही आपको फर्स्ट के सारे ग्राफ सब चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए, हाफ लाइफ और उसका फॉर्मूला सब, ठीक है। अच्छा, और गैस फेज रिएक्शन है, देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। चलो भैया, दूसरी बात है गैस फेज रिएक्शन है, तो गैस फेज रिएक्शन में क्या पूछा हुआ है, क्या इसने वॉल्यूम से कनेक्ट किया है या प्रेशर से कनेक्ट किया है, पहले ये चेक करो। वॉल्यूम से कनेक्ट करके कैसे करते हैं और प्रेशर से कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर क्या, क्योंकि आपको पता है ना गैसियस फेज में पी वी टी सी जी बी होता है, तो जब भी गैस फेज रिएक्शन आए तो आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चार्ल्स गेलुसेक और बॉयल्स लॉ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सब चीज लगेंगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को भी आपको कहीं कहीं पर अप्लाई करा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। दिमाग का यूज करना है बेटा, तभी जेई में होगा। जेई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, कुछ छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। नीट डॉक्टर, डॉक्टर को भगवान मानते हैं लोग, तो इसलिए आप थोड़ा मेहनत करो, मेहनत बहुत जरूरी है, ठीक है। यंग बच्चे हो, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अपने वो करो, दिमाग का यूज करो, करियर बनाओ बढ़िया सा, उसके बाद फिर चमक के आओ सामने, ठीक है। अब देखो, क्लोज कंटेनर, वॉल्यूम 1 लीटर, तो वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है। बार प्रेशर, ए का प्रेशर दे दिया हमें 1 बार। चलो, अलाउ टू डिकम्पोज, टेम्परेचर भी कांस्टेंट दे दिया है। आफ्टर 100 मिनट टोटल प्रेशर, देखो यहाँ प्रेशर से रिलेट किया है, प्रेशर के बारे में पूछा है। प्रेशर 100 मिनट बाद प्रेशर 1.5 बार हो जाता है। चलो, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक गैस रिएक्शन है, गैसियस फेज रिएक्शन है। गैसियस फेज रिएक्शन के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया बता दूं आप कैसे करेंगे। ये एनसीईआरटी में भी इसी क्वेश्चन के ऊपर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। बच्चे उसको बहुत परेशान होते हैं, बच्चे हर बार हर साल मुझे हर बैच में मुझे बताना पड़ता है कि ये क्या रिएक्शन है, तो मैं यहीं भी समझा देती हूँ एक बार। देखो, T इक्वल्स टू टी में अगर आप ए के प्रेशर को P मानते हो तो हमारे पास ये 0 है, B और C 0, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कंटेनर में केवल A गैस रखी हुई है। जब आपने रिएक्शन करवाई ए की किसी भी कारण की वजह से, तो गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करे और एक गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करे, उसने क्या बना दिया, कोई गैस बनाई बी और गैस बनाई सी उस कंटेनर के अंदर। अब जो प्रेशर होगा वो बी की वजह से भी होगा, सी की वजह से होगा। जितना गैस ए आपकी कंज्यूम होगी उतनी ही बी और सी बनेंगी, ये कह रही है स्टोइकियोमेट्री इस रिएक्शन की। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे यहाँ पर पी में से पी नॉट गैस प्रेशर, मतलब अगर इसका कम हुआ है यानी कि इतना कंज्यूम हुआ है, तो पी नॉट प्रेशर इसका बनेगा, पी नॉट प्रेशर इसका बनेगा। इक्विलिब्रियम में आते ही जो हमारी रिएक्शन है उसका जो टोटल प्रेशर हो जाएगा कंटेनर के अंदर, वो तीनों के प्रेशर के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा पी प्लस पी नॉट, आ गया मेरा टोटल प्रेशर। तो अब यहाँ पर जो मेरा पी आया, प्रेशर जो आया, वो कितना आया, पी टी माइनस पी नॉट के बराबर। प्रेशर किसका, गैस का प्रेशर, यहाँ पर कितना था, इतना था, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या बोला गया है कि फॉर्मूला बनाओ। अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिक्विड फेज रिएक्शन क्या होती है, अगर आप कंसंट्रेशन के बेसिस पर देखोगे तो क्या आती है, 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये आता है बेटे। तो अब यहाँ पर प्रेशर के रेस्पेक्ट में आप
इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ गैस ए एट टाइम टी, ये करोगे। कितना मान लो ये पी ए है, ये वाला, तो यहाँ पर पी ए लिखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पी ए क्या बनेगा हमारा, यहाँ पी ए बन जाएगा मेरा कितना है, पी ए आफ्टर टी टाइम कितना है, पी माइनस पी नॉट, है ना। पी ए आफ्टर टी टाइम है पी माइनस पी नॉट, ठीक है। तो ये आ गया। अब पी ए चाहे तो टोटल प्रेशर की टर्म में भी निकाल सकते हैं। पी ए आ गया मेरा पी माइनस पी नॉट, आप पी नॉट की वैल्यू निकाल दो। चलो पी नॉट अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, पी नॉट मिलेगा मुझे पी माइनस पी टी, यही बनेगा ना। तो पी माइनस पी टी, यही है ना बेटा। पी नॉट यहाँ से निकालो, पी नॉट इक्वल टू पी टी माइनस पी, ज्यादा इजी रहेगा, है तो एक ही बात। तो ये हो जाएगा मेरा, पेन बदल देती हूँ आपको क्लियर समझ में आएगा। पी ए इक्वल टू पी माइनस पी टी माइनस पी नॉट, देखो बताती हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, पी टी माइनस पी होगा ना। एक सेकेंड बेटा, मिटाओ इसे। पी निकालो यहाँ से, पी पी की वैल्यू रखो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ बच्चे बोलते हैं ना मैडम ये पी नॉट की टर्म में बताओ, ये पी नॉट मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आपने इसको पी नॉट मान लिया तो आप इसको, उल्टा कुछ नहीं है, सेम वही रहेगा बेटा। चेक करो, अगर आपने इसको पी नॉट मान लिया तो क्या करेंगे, देखो। अगर ये पी नॉट है तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी गया, पी बना, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस प्लस पी, तो सेम चीज रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पी नॉट ये हो जाएगा मेरा प्लस पी, जहाँ पी था वो पी नॉट ऐसे हो जाएगा ना, है ना। ये हो गया, देखो। ये बच्चों को ना फिर प्रॉब्लम, ये देखो ये पी नॉट इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, ये आ गया। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, पी टी माइनस, देखो पी इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट, तो हम पी ए क्या होगा, अब मेरा पी ए जो होगा क्या होगा, पी नॉट माइनस पी हो गया, पी ए जो हो गया मैंने पी नॉट माइनस पी हो गया, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, एनसीईआरटी की टर्म में नहीं आता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा मेरा पी नॉट माइनस पी, ठीक है बेटा। तो अब पी की वैल्यू रख लो यहाँ पर, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, पी नॉट, और पी कितना आया मेरा, पी यहाँ से निकाल लेते हैं, इससे पी निकाल लेते हैं, क्या आएगा पी, पी आ जाएगा मेरा पी टी माइनस पी नॉट, है ना। तो यहाँ रख लेते हैं पी टी माइनस पी नॉट, देखो। तो पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, तो ये आ गया बेटा टू पी नॉट माइनस पी टी, राइट, ये पी ए आ गया, ठीक है। तो बस इक्वेशन बन के आ जाएगी मेरी। इसके लिए मैं रेड पेन से लिख देती हूँ आपको, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर पी नॉट है, नीचे पी ए क्या बन गया, ये वाला, टू पी नॉट माइनस पी टी। तो हर रिएक्शन में ये स्टोकियोमेट्री को हमें कंसीडर करना पड़ेगा और प्रेशर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। प्रेशर आप भूलेंगे नहीं बेटा, बिना प्रेशर के तो भूल जाते हैं ना। अब इस क्वेश्चन पे लगाते हैं इस चीज को, ये तो जनरल बात हो गई ना, अगर जब हमने प्रेशर लिया, अब हम इस पे लगाते हैं, क्योंकि प्रेशर इसने पी नॉट हमें दे रखा है 1 बार, पी नॉट देखा 1 बार, और टोटल प्रेशर 100 मिनट के बाद कितना हो गया 1.5 बार। चलो आगे चलते हैं, तो हमें समझ आएगा क्या चीज। अब हम इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो इसी कंसेप्ट से, ठीक है। ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा मेरा, क्या दिया हुआ है मुझे, गैस ए दिया हुआ है, गैस ए कन्वर्ट हुई है गैस बी में और गैस सी में, लो, ठीक है। टी इक्वल टू 0 में इसका जो प्रेशर है वो 1 बार दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, 0, ऑब्वियसली 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसका टी इक्वल टू 100 मिनट्स में, ठीक है, 100 मिनट्स में क्या दिया हुआ है बेटा, टोटल प्रेशर। अच्छा 100 पी टी दे रखा है मुझे 1.5 बार, चलो भाई ठीक है। तो मान लो इसमें से एक्स रिएक्शन कर गया, क्यों, एक्स अगर प्रेशर गया, गैस रिएक्शन करी तो उसका प्रेशर एक्स था, और जितनी गैस रिएक्शन बनी उसका बी, उसका प्रेशर एक्स है, इसका भी प्रेशर एक्स है, तो पीटी कितना हो गया बेटे, पी पीटी हो जाएगा, एक सेकेंड, पीटी हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, देखो इससे ये भाग गया, पी टी इक्वल टू आया 1 प्लस एक्स, चेक करो।
ठीक है। अब पीटी कितना है 1.5, ये आ गया 1 + x, तो हमारा x आ गया 1.5 - 1 तो आ गया 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 0.5, तो ये 0.5 है, तो ये भी 0.5 है, तो ये x भी मेरा 0.5 होगा। और आपको पता है कि हम इक्विलिब्रियम में बचा हुआ लिखते हैं, तो यहाँ कितना बचा 0.5 बचा, ये कितना बना 0.5, ये कितना बना 0.5, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया मेरे पास 0.5 + 0.5 + 0.5 कितना हो गया 1.5 के बराबर। चेक करो बेटा, ठीक है। अब आप चेक करो, अब आप दिमाग लगाओ, क्या हुआ है 100 मिनट बाद, क्या हुआ है आफ्टर 100 मिनट्स, क्या हुआ है बच्चों, आफ्टर 100 मिनट्स क्या हुआ है, हाफ ऑफ द प्रेशर इज लेफ्ट, केवल आधा प्रेशर बचा हुआ है गैस का। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये हाफ लाइफ हो गई। इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स 100 मिनट्स आर द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। हाफ लाइफ, टी हाफ हो गया इस रिएक्शन का, ठीक है। और जब हाफ लाइफ हो गया और दिया हुआ कौन सा, कौन सी ऑर्डर रिएक्शन, चेक करो पीछे, चेक करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी है शायद, चेक करो, हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ तो आपको पता है कांस्टेंट होती है, क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के होता है। अदरवाइज और कुछ क्लू दिया है तो पढ़ लेते हैं, और क्लू दिया हुआ है log 2 की वैल्यू 0.3, बस कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी होता है ना, ये क्या लिखते हैं 2.303 log 2 अपॉन के, है ना। तो ये एक ही बात है बेटा। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो log 2 की वैल्यू होती है 2.303, ये 0.3 होती है, और आप के करोगे तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक। तो टी हाफ हो गया हमारे पास ये। और हमें क्या करना है, और क्या दिया हुआ है, हमें क्या पूछा है, हमें रेट कांस्टेंट पूछा है, टी हाफ हमारा, चलो ठीक है। तो 100 हमने यहाँ रख दिया, 0.693 यहाँ रख दिया, ये बना मेरा के। तो मैं क्या करूँ, के को इधर ले आती हूँ, 0.693 अपॉन 100 कर लेती हूँ। अब तो कैलकुलेशन में कुछ बचा ही नहीं है सवाल में, 0.00693 या 6.93 10⁻³ मिनट इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट टाइम इनवर्स होती है, यहाँ टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। चेक करो बेटा, कितना आया 1.6.9 10⁻³ 6.9 यानी कि ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, अगर प्रेशर दिया है तो प्रेशर की टर्म में क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। अगला देखो यहाँ पर क्या है, जेई मेन 2026 में 23 जनवरी को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन ए बी मतलब जो ए गैस है उसको ए बी मान लिया अभी, ठीक है। आप ए गैस से भी कर सकते हो, फॉर द फॉलोइंग प्लॉट। अच्छा चलो देखो बेटा, वैसे तो एक बात है कि अगर आप ग्राफ को बात करते हो तो 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब के लिए आपको ग्राफ रटे हुए होने चाहिए, 0 और फर्स्ट के तो रटे ही होने चाहिए, क्योंकि तो 12th में भी आता है ना। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा, तो इसने क्या बोला हुआ है, थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हो रहा है गैस का, और प्लॉट ऐसे किया गया, इधर टाइम लिखा गया, इधर कंसंट्रेशन लिखी गई है। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ किस ऑर्डर रिलेशन का आता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे निकालोगे आप, देखो कैसे निकालते हो। मेरे को तो लगता है कि ये हाफ मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको क्या लगता है, आप चेक करें, कैसे चेक कर सकते हो, रटा हुआ ना, बस इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ग्राफ आपको रट जाए। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ अगर ऐसा आएगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसे देखो, अगर मैं यहाँ से ए गैस गिव्स आउट प्रोडक्ट्स लिख दूं, तो हम रेट क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रेट इक्वल्स टू के इंटू A⁻P लिखते हैं, जहां पर P क्या होता है, ऑर्डर होता है। मान लो कि P 0 ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखोगे, -dA/dt इक्वल्स टू के इंटू A⁻0 रखोगे तो ये पूरा 1 हो जाएगा, -dA/dt इक्वल्स टू के हो जाएगा। और रेट और के बीच में ग्राफ 0 ऑर्डर के लिए क्या आता है, कैसा आएगा, रेट कांस्टेंट हो गया। यानी कि अगर आप यहाँ पर रेट और टाइम के बीच में भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रेट और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो रेट तो कौन टाइम बढ़ता जाएगा, रेट सेम रहेगा, ग्राफ ऐसा आएगा 0 ऑर्डर के लिए। सिमिलरली अगर आप रेट और किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करोगे, कंसंट्रेशन के बीच में, तो भी यही रहेगा भाई। कंसंट्रेशन क्या होगी, बस एरो ऐसे आ जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन कम होती है ना, धीरे धीरे जब रेट बढ़ता है तो टाइम बढ़ता है, तो लेकिन रेट तो भैया कांस्टेंट है।
लेकिन हम इसने रेट के बारे में नहीं, कंसंट्रेशन के बारे में पूछ बोला हुआ है, कंसंट्रेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके कंसंट्रेशन टाइम का इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्लोप भी दिखाना पड़ेगा हमें कहाँ पर है, चेक करते हैं आया कि नहीं आया। तो हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया डी ए अपॉन डी टी इक्वस टू के माइनस के। तो रीअरेंज कर लेते हैं, के इक्वस टू माइनस के इंटू डी टी कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट दे देते हैं ए नॉट से ए कर, इसको दे देते हैं टी इक्वस टू 0 से टी तक। चलो हमें क्या मिला, ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए नॉट से ए तक, हमने ये कर दिया, और ये हो जाएगा मेरे पास के इंटू टी। ठीक है बेटा, ये माइनस हो जाएगा। अब जब मैं सॉल्व करूंगी, एक बार लिमिट रख देती हूँ, वैल्यू रख देती हूँ, ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी आ गया। अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा ए नॉट माइनस के टी। इसको मैं ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट भी कर सकती हूँ। ठीक है बेटा, प्लस के क्या करना है, ए नॉट भी कर सकती हूँ। अब मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी कंपेयर कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करूँ, y एक्सिस पर अगर मैं a ले लूँ, ये चेक करो, और x एक्सिस पर टाइम ले लूँ, तो स्लोप मेरा आएगा माइनस के बराबर, इंटरसेप्ट आएगा पॉजिटिव और a नॉट के बराबर। चलो ग्राफ ड्रॉ करो। मुझे एक्स एक्सिस पर टाइम ड्रॉ करना है, इधर मुझे कंसंट्रेशन लेना है, और उसके बाद मेरा स्लोप आएगा नेगेटिव और इंटरसेप्ट आएगा पॉजिटिव, यानी कि इससे ऊपर कितना, ए नॉट के बराबर, और स्लोप आएगा नेगेटिव। ऐसे देखो, ऐसा ही ग्राफ आया। आप स्लोप थोड़ा और अच्छा ऊपर तक बनाना चाहते हो तो आप इंटरसेप्ट को और थोड़ा बड़ा ले लो, जैसे यहाँ ने बना रखा है, ये देखो। ठीक है, ये आ जाएगा स्लोप, जो आ जाएगा आपका किसके बराबर, के बराबर। ये देखो माइनस के बराबर, ये रहा आपका। ये इनिशियल कंसिडरेशन 0.6 दे रखी है, और 0.60 टाइम पर है। फिर जब उसके बाद 100 मिनट में कितनी है, 100 मिनट में 0.55, और 200 मिनट में कितनी है बेटा, 0.5 है। ये रहा आपका ग्राफ जीरो ऑर्डर रिलेशन के लिए। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम के निकाल देंगे, और हमें पता है कि हमें टी हाफ निकालना है। टी हाफ हमें जीरो ऑर्डर रिलेशन के लिए पता होना चाहिए, क्या होगा। चलो इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपने कर दिया होगा, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाई हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे नहीं लगता इतने आसान तरीका, इससे आसान तरीका और क्वेश्चन को समझाने का हो सकता है। तो आप इसको सॉल्व करिए और बढ़ते करते जाइए बेटा। मैंने सारे ग्राफ बता दिए, ग्राफ आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। क्वेश्चन एक बार मैथ्स की तरह होता है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन एक बार शुरू किया और जब तक एंड नहीं, आंसर तक, आंसर पे ही रुकता है हाथ। तो इसलिए बिल्कुल मैथ्स है, ये कुछ नहीं है। मैथ्स के 4 सवाल कर लो तो काइनेटिक्स खत्म। चलो, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ से के निकाल लो। स्लोप क्या होता है, स्लोप हो जाएगा, स्लोप क्या होता है आपको पता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन क्या है, x2 माइनस x1। तो मैं क्या करूंगी, y1 माइनस y2 कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। मतलब वैल्यू मेरा कैलकुलेशन पॉजिटिव में हो जाएगी। यानी कि मैं कर देती हूँ 0.6 में से कितना करना है, 0.5 करना है। ये देखो 0.6 और ये 0.5, टाइम बताओ, 200 से 0, 200 हो गया, और ये कितना है, 0 हो गया। तो कितना आया, 0.1 अपॉन 200 आ गया। अब क्या करूँ, 0 हटाती हूँ, क्या बन जाएगा, 0.5 10⁻³ बन जाएगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में करूंगी 5 10⁻⁴ हो जाएगा। क्या आया मेरा, अभी स्लोप आ गया। अब आपको पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है, क्या होता है बेटा, ये होता है ए नॉट अपॉन 2 के होता है ना, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो बस ए नॉट कितना है, 0.6 है, 2 × 5 × 10⁻⁻⁴ करोगे तो 5 × 2 10 हो जाएगा, 0.6 × 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, इसे हटाओगे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये बचेगा 600। लेकिन ये किस में है, सेकंड में है, आंसर किस में बोला हुआ है, मिनट में बोला हुआ है। तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10 मिनट। तो आंसर जो होगा वो होगा 10 मिनट बेटा। तो ध्यान रखेंगे कि आंसर कैसे निकल रहे हैं। देखा, जहां आप कलम शुरू करते हो, आपको कंसेप्ट अगर याद होते तो आंसर पे ही आपका पेन रुकता है। अगला देखो, कंसिडर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ही सारी कहानी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन अगर आपको याद हो, अगर आपने क्लासेस ज्वाइन करी हो, लाइव क्लास में भी लिया था, मैंने नहीं लिया तो पीछे देख लेना बेटा, लाइव क्लास तो सेव हो जाती है। एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने कहा था कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है। स्टोक्योमीट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है, वो ही होता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक है। तो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे ए कि ए कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्री क्या है, दोनों की 1 1 है, तो रेट इक्वल टू क्या लिखूंगी, के इंटू ए की पावर 1 और बी की पावर 1, राइट। अब क्या बोला है इसने बेटा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहाँ से आपको वॉल्यूम का कनेक्शन दिया है, प्रेशर नहीं दिया है। यहाँ क्या बोला है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3, बस यही कहानी है, कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। अगर आप लोगों ने 11 ढंग से पढ़ी है, गैस स्टेट ढंग से पढ़ा है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई मुश्किल का, बेटा मेंस का पेपर सबसे आसान पेपर होता है, इसे निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा एडवांस मेहनत करनी पड़ती है। एडवांस अगर आपने मेंस में अपने कंसेप्ट क्लियर कर रखे तो एडवांस के सवाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होती है, बस हवा बना रखा है लोगों ने कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बस आप बेसिक से पढ़ो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है, तो हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी क्या होता है, गैस रिएक्शन होती है, और पी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी गैस के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है ना, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो अगर, मोल्स पढ़े हो तो आराम से पता चल गया कि क्या है, कंसंट्रेशन है, तो यानी कि कंसंट्रेशन क्या है, देखो सी इक्वल टू क्या है, एन अपॉन वी है, इसका मतलब क्या है, सी कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चेक करो, अब ये क्या है, कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर आपका जब ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है, अगर वॉल्यूम आपका 1/3 हो रहा है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, 3 टाइम्स होगा, क्यों भाई, अगर मैं रेट 1 को मान लूं के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एन कंसंट्रेशन ऑफ बी, बट हमें ए एन बी का कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मैंने कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से रिलेट कर दिया। क्या कह रहा है ये, अगर गैस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो उतनी ही रेट से वॉल्यूम घटता है, यानी कि अगर वॉल्यूम 1/3 घटा है तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स बढ़ गया, यानी कि अब मेरा जो नया रेट आएगा वो क्या आएगा, के इंटू 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेक करो बेटा, जब आप इसे खोलोगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 के इंटू ए और बी, और जब आप कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन को 1 मान लो, इस इक्वेशन को 2 मान लो, जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि ये के इंटू ए बी जो है कुछ नहीं है, ये आर रेट 1 ही है, मतलब ये R1 है, चेक करो। तो क्या मैं इसकी जगह पे R1 लिख सकती हूँ, तो ये R1 हो गया, यानी कि मेरा नया रेट 9 टाइम्स हो गया प्रीवियस रेट का, यानी कि आंसर 9, ठीक है। तो बच्चों देख लो क्या क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया रहता है, गैसियस फेज रिएक्शन में वॉल्यूम और प्रेशर सबको और स्टोइकियोमेट्री सबको कंसीडर करना पड़ता है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को, ठीक है, तो सब चीज देखनी पड़ेगी, बट अगर देख लिया तो फिर तो कहानी बहुत ही आसान बन जाएगी। अच्छा आप पढ़ो, चलो 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 यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन सवाल, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी जल्दी करो, कम कम टाइम में 5 5 10 सवाल करते निकलो, कंसेप्ट क्लियर करते निकलो, अपनी कॉपी में मेन मेन कंसेप्ट नोट करते निकलो, उन्हीं को रिवाइज करके जाओ एग्जाम में, बार बार बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, बुक आपके लिए नहीं बनी है, बुक टीचर्स के लिए बनी होती है, आप तो लर्निंग फेज में हो, सीखो और स्मार्टली काम करो, टाइम बचाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेडियो एक्टिव डिके, ये चारों में से कौन सा रेडियो एक्टिव डिके की बात हो रही है, पहली 2 4 चीजें मैं यहाँ समझा देती हूँ, रेडियो एक्टिव डिके एक तो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है, पहले ये बात ध्यान रख लो। दूसरी बात क्या होता है इसके अंदर, दूसरी बात ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की वजह से नहीं होती है, आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी पड़ेगी कि रेडियो एक्टिव डिके हैपेंस इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर एज मोस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्ट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, एटम के अंदर बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट डालते हैं, न्यूक्लियस को नहीं डालते। ये रेडियो एक्टिव डिके एक न्यूक्लियर फेनोमेना है, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, केवल इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट डालते हैं और किसी को इफेक्ट नहीं डालते। रेडियो एक्टिव डिके में प्लेयर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्लेयर्स इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो उसमें प्लेयर्स इलेक्ट्रॉन है। टेम्परेचर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ा है, यहाँ रेडियो एक्टिव डिके की बात हो रही है, ठीक ठीक है। तो अब आपको पता है, सिंस रेडियो एक्टिव डिके इज द चेंज अकरिंग इन द न्यूक्लियस, दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स हैव ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन इट, इसलिए इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। रेडियो, कभी कभी बच्चे बोलते हैं मैडम डिके कांस्टेंट क्या होता है, के ही तो नहीं बेटा, डिके कांस्टेंट लैम्डा होता है, के हमारा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन लैम्डा टेम्परेचर या वॉल्यूम प्रेशर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, तो यार ध्यान रखेंगे डिके कांस्टेंट क्या होता है, राइट। तो डिके कांस्टेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेंट, बिल्कुल सरासर गलत, एकदम गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो कोई फर्क, ये तो इंडिपेंडेंट होता है, किसी चीज के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता,
अगला पढ़ो, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्ड आफ्टर। अब मैंने क्या बोला, रेडियो एक्टिव डिके क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। अब आपको पता है जब आपका टी टाइम टी हाफ हो जाएगा तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो ए नॉट बाई टू हो जाएगी, और जब आपके पास रिएक्शन दो टी हाफ चल जाएगी तो कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट बाई टू का भी आधा, यानी कि फोर वन ए नॉट बाई फोर। और अगर आपके पास थ्री हाफ टाइम तक आपकी रिएक्शन चल गई तो ये हो जाएगा ए नॉट बाई एट, वन अपॉन एट थी तो है, ये भी ये सही है। आपको पूछा हुआ है नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो यानी कि वन हो गया। आप तीसरे को भी चेक करो, डिके कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, हाँ बिल्कुल सही है, डिपेंड ही नहीं करता है, तो हम बात कर चुके हैं। ठीक है, हाफ लाइफ और इज लॉन टू, ये कह रहे हैं कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ जो है वो है लॉन टू टाइम्स ऑफ रेट कांस्टेंट। हाँ भैया, हाँ यही तो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्यों भाई, फर्स्ट रिलेशन फॉलो करती है। जब आपको किसी बच्चे को पता है तो लॉन टू को 2.303 अभी पीछे बताया मैंने, लॉग टू लिख सकते हैं हम। और रेट कांस्टेंट आपका के होता है, जब आप और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, मल्टीप्लाई करोगे 0.3 होती है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.693 अपॉन किलो, यही तो होता है टी हाफ, यानी कि ये भी सही है। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक अगर आपको आंसर मिल गया छोड़ना नहीं है, सारे आंसर चेक करने तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। आपको चीजें चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन करके ही आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी बहुत ही शानदार सवाल है, फिफ्थ क्वेश्चन इस वीडियो का। मैं आप 5 ही सवाल कराऊंगी, ये बड़े शानदार सवाल है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको। पढ़ो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने दिया हुआ है एक सीरियल नंबर देख लो, पहला और जो दो रीडिंग दे रखी है। जब कोई भी क्या है रिएक्टेंट ए नॉट है तो उसका क्या है कंसंट्रेशन 0.1 दे रखा है था, तो तब उसका टी हाफ मिनट्स में दिया हुआ है 200 था, ठीक है। और जब उसकी कंसंट्रेशन 0.025 मोलर थी, मोलर मोल पर मतलब मोलर, ठीक है, मोलैरिटी, तो कितना हो गया 100 था इसका टी हाफ। चलो बेटा, तो रिएक्शन क्या दे रखी है, ए रिएक्शन दे रखी है हमें, आर रिएक्टेंट ने हमें कोई प्रोडक्ट दिया पी, तो टी हाफ जो है रिलेट कर रहा है ए नॉट के साथ, जैसे कि टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। लॉग टू की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, चारों में से कौन सा सही है। पहला हमें चारों चेक करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि जो आंसर जो है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो इसने बोला ए एंड सी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, सी एंड डी, क्वेश्चन करते वक्त तो हमें चारों ऑप्शन देखने चाहिए है। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हमें ऑर्डर निकालना पड़ेगा हमें। तो ऑर्डर निकालने के लिए हमें जनरल इसका वो लिखना पड़ेगा, जनरल इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ। हाफ लाइफ से निकलेगा ना हाफ ऑर्डर, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन होता है जनरल इक्वेशन, होती है ना, ये वहीं से आता है बेटा, जो कल मैंने बताया था लाइव क्लास में बताया था ना। टी हाफ इक्वल टू क्या बताया था, ए नॉट की पावर 1 माइनस एन अपॉन के टू की पावर एन माइनस वन एन माइनस वन, ये ड्राइव करके आया था, तो ये एक मेरा कांस्टेंट हो गया के डैश। तो टी हाफ जो हो गया वो प्रोपोर्शनल हो गया ए नॉट की पावर 1 अपॉन एन, ये पूरी सबके लिए यही जनरल एक्सप्रेशन चलता है, ठीक है। चलो ये वाले से ही हम निकालेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से आई। चलो अब हम टेबल से देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फ्रॉम टेबल कर लेते हैं। टेबल में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, टी हाफ, पहला टी हाफ, तो टी हाफ 1 हमें दे रखा है बेटे, कितना 200, ठीक है, 200 दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे ए नॉट 1 की पावर 1 माइनस एन, इक्वेशन 1 बना लो इसे। और टी हाफ 2 को कर लेते हैं ए नॉट नहीं 2 1 माइनस एन, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टी हाफ, अगर हम डिवाइड करेंगे टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा ए नॉट अपॉन ए नॉट 1 अपॉन ए नॉट 2 की पावर 1 माइनस एन 1 माइनस एन। दिस रिलेशन इज very important in JEE and NEET when two half lives at different initial concentrations are given। जब दो हाफ लाइफ डिफरेंट कंसंट्रेशन पर दे रखी हो तो ये रिलेशन जेई और नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे सारे केसेस निकल जाते हैं। स्पेशल केसेस यू मस्ट रिमेंबर, जो स्पेशल केसेस होते हैं वो आपको याद करने चाहिए। इन स्पेशल केसेस से आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या क्वेश्चन है ध्यान से पढ़ेंगे।
अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिख दूं, ऑर्डर क्या होता है, एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर हाफ लाइफ लिख देते हैं। अगर हमारे पास रिएक्शन का ऑर्डर 0 है तो हमारा जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के, यानी कि जैसे ए नॉट बढ़ेगा वैसे टी हाफ बढ़ेगा। अगर मेरा ऑर्डर होता है हाफ तो टी हाफ जो होता है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ ए नॉट के, ठीक है। और अगर टी हाफ मेरा 1 है तो टी हाफ तो किसी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं होता है। वो कितना होता है, अभी आपने देखा 0.693 अपॉन के होता है, आप लिख लेंगे इन डीप, याद रखेंगे, ये दिमाग में लिखना है आपको। ये आप ऐसे नहीं कि आप लिख के देखिए, दिमाग में लिखना है, इतनी बार प्रैक्टिस करनी है। लिख के अपने घर के वॉल पे चिपका दो A4 साइज शीट पर, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक। और अगर टी हाफ हमने ऑर्डर 2 मान लिया तो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट के। और अगर ऑर्डर अगर हमारे पास 3 है तो टी हाफ जो होता है प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन ए नॉट की पावर 2 के। ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक और ट्रिक मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। अगर आपको ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ देख लीजिए, इफ हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ आपकी जो है इंक्रीजेज विद कंसंट्रेशन, चेक करो, ये देखो हाफ लाइफ अगर कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑर्डर क्या है, लेस देन 1, ठीक है, ऑर्डर इज लेस देन 1, ठीक है। इफ हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, अगर हाफ लाइफ हमारी कांस्टेंट है बेटा तो ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। और अगर हाफ लाइफ हमारी जो है वो डिक्रीज हो रही है विद कंसंट्रेशन तो जो एन है वो मोर देन 1 होगा। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। दिस सिंगल रिलेशन सॉल्व्स मेनी जेई एडवांस एंड नीट क्वेश्चंस इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स, तो यू हैव टू मेमोराइज इट। और एक और चीज मैं यहाँ बता दूं, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन में ना मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी। यहाँ देखो कहाँ था वो वॉल्यूम वाला क्वेश्चन, जहाँ पर ये तो प्रेशर की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था और एक वॉल्यूम की टर्म्स में क्वेश्चन पूछा था, वहाँ 1/3 हो रहा था, ये रहा। इसको आप यहाँ पर ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे याद आया कि आप कम से कम टाइम में कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर है ना, जैसे अभी हमने यहाँ से निकाल दिया है कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो बस सीधा हम यहाँ से इसको सीधा भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं, हमारे पास मालूम चल गया कंसंट्रेशन ये होता है तो रेट जो हो जाएगा मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो एज रेट इंक्रीजेज इन द एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, राइट। तो हमें रेट हमने क्या लिखा था, रेट लिखा था हमने के की पावर ए की पावर 1 और बी की पावर 1, बस। ऑर्डर कितना आ गया मेरा, ऑर्डर आ गया मेरा 2, आप ध्यान रखेंगे। तो रेट किस फैक्टर से इंक्रीज होगा, आप ये ओरली भी कर सकते हैं, 1/1/3 का होल स्क्वायर, ऊपर जाओगे तो 9 टाइम्स, ठीक है। तो लाइक these types of quick tricks are very important for your competition examination। जिस बच्चे को कंपटीशन करना है उसको बोर्ड वाले बच्चों से 10% आगे सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चीजें मैंने कुछ ट्रिक्स यहाँ पर बताई है, आप इनको ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे, टेबल यहीं जाते हैं, यहीं पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप इसको कर देना डिलीट। आप अपना नोट कर लो, मैं यहाँ पे इरेज करके यहीं पे सॉल्व करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे को यहाँ सामने दिखाई देगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो रिलेशन हम यही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पेन बदल देते हैं, ये लो आ जाओ। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब हम वैल्यू रखेंगे ये वाला करेंगे टी हाफ 1 कर लेते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 को ही कर देते हैं। चलो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 में टी हाफ कितना दे रखा है 200, ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ है 100, इधर कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है टेबल में देखो 0.1, इधर कितनी दे रखी है 0.025, यहाँ क्या बनेगा, ये 1 माइनस एन बन जाएगा, इसे हटाऊंगी तो 1 2 3 1 2, ये करूंगी 25 से काटूंगी तो 4 आ जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 की पावर 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टू द पावर 2 1 माइनस एन, मल्टीप्लाई करोगे बेस सेम पावर सेम, क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू 2 माइनस 2n, तो n की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2n, तो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी n इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2n, n इससे कट गया, n की हाफ ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी। चेक करो, अब आंसर चेक करो, मिलाओ, देखो क्या है, पहला क्या है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, बिल्कुल सही, देखो आ गया मेरा हाफ ऑर्डर रिएक्शन। अगला क्या है, इनवर्ड इज 1 मोलर देन द टी हाफ, अच्छा ये कह रहे हैं इसी में एक और टेबल बढ़ा दो, अगर इसे कंसिडर 1 मोलर कर दो तब ये टी हाफ क्या होगा, कुछ नहीं करना,
कैसे करेंगे? यहाँ पर हम यही रिलेशन यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं? यहाँ देखो, हम यही बनाएंगे इक्वेशन। पहली इक्वेशन को यही रहने देते हैं, दूसरी इक्वेशन में हम टी हाफ को अगर तीसरी इक्वेशन हम मान लेते हैं, लेट अगर हमारा कंसंट्रेशन ए नॉट हमारी कितनी हो जाए, वो 1 मोलर हो जाए, तो हमारा जो टी हाफ है इसने बोला है डैश, मान लो कितना होगा। कुछ नहीं करना, हम इस इक्वेशन को जो पहली वाली है ना 200 अपॉन टी हाफ डैश पूछा हुआ है इक्वल्स टू 0.1/1 कर देते हैं, पावर हो जाएगी 1 माइनस है। ठीक है बेटा, तो बस अब कर लो इसको। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 अपॉन टी हाफ डैश इक्वल्स टू 1/10 की पावर 1 माइनस एन। तो क्रॉस कर देते हैं, कितना आएगा? क्रॉस कर दोगे तो कितना आएगा? ये वाला फॉर्मूला नहीं बेटा, अंडर हम ऐसे रिलेट कर देते हैं इसको, इसमें थोड़ी हमें समस्या हो जाएगी। दो चीज अननोन हो गई ना। चलो इधर आते हैं, इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला तो अभी आपको याद ही है। इसको तो जो मैं बता रही हूँ ये तो आप बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे भी यूज कर सकते हो, बिना कुछ को ये देख के ओरली भी सॉल्व हो जाएगा। बट मैं आपको पहले समझाना चाहती हूँ, ओरल भी तब काम करता है जब बच्चे को कंसेप्ट आता है। चलो यहाँ देखते हैं, ये देखो, अभी हम टेबल में देख लेते हैं। तो इसने बोला ए नॉट जो है वो कितना है, जब 0.1 है मोलर, तो तब उस वक्त जो टी हाफ है वो हमारा है 200 मिनट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोला गया है कि अगर मेरा ए नॉट हो जाए कितना, 1 मोलर, तो तब मुझे बोला है कि तब टी हाफ कितना होगा। तो हमको तो फॉर्मूला पर क्या पता है, T2 अपॉन टी हाफ 1 जो था वो अपॉन टी हाफ डैश मान लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू क्या था, अंडर रूट में होता है ना, क्योंकि हमें मालूम चल गया ना बेटा, अब जनरल लगाने की जरूरत नहीं है ना, मैं पहले हाफ ऑर्डर रिएक्शन है। तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन कैसे होता है, अंडर रूट में होता है ना। में जो हाफ ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका क्या रिलेशन होता है, टी हाफ जो होता है जो टी हाफ होता है हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए नॉट होता है ना। देखो ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको, यहाँ पर अगर जनरल से भी कर सकते हैं, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हैं हम, ए नॉट की पावर 1 माइनस एन लिखते हैं ना बेटा। तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस हाफ था, राइट। तो टी हाफ हो गया मेरा ए नॉट की पावर हाफ, है ना, और हाफ को मैं क्या लिखूंगी, रूट, है ना, अंडर रूट ए नॉट। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वाली चीज मैंने को समझानी थी, इसलिए मैंने वहां से नहीं बताया तुमको, जैसे कि तुम्हें ये भी याद पता चली जाएगी क्या होता है। तो ये हो जाएगा मेरा रूट कितना है, रूट कितना है बेटा, A2 हो जाएगा ना इसमें, A02, और इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A01। ठीक है, नया जो है एंड्रॉइड में, या 1 और 2 जो भी है, 1 इसको 2 मान लो। ठीक है, ये हो गया। तो जब टी हाफ मेरा कितना था, 200 था, उस वक्त कंसंट्रेशन कितनी थी, कंसंट्रेशन थी उस वक्त 0.1, टेबल में देखो, है ना। और जब टी हाफ मुझे नहीं पता, टी हाफ डैश, तो कंसंट्रेशन इसने बोला 1 हो जाए तो तब क्या होगा। तो चलो भैया 1 हो जाए तो इसे काटते हैं, 0.1 के बाद काट देते हैं, 1/10 बन जाएगा, राइट। तो 200 अपॉन टी हाफ डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 1/10 हो जाएगा। अगर इसको इन्वर्स कर दूं, 1 हाफ डैश इक्वल्स टू 200 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 10/1। क्यों बेटा, तो टी हाफ डैश जो आ जाएगा मेरा 200 √10 के बराबर आ जाएगा। देखो यही तो बोला है इसने, इसने बोला है कि जो नया टी हाफ है वो 200 √10 हो जाता है। हाँ, इतने मिनट्स हो गया, तो आपका 2B भी सही हो गया। ठीक है, इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते थे बेटा। ओरली कैसे सॉल्व कर सकते थे बताऊं, चलो इसको मैं मिटाती हूँ। अब ओरल चेक करो, 10 जेई में और नीट में ट्रिक बड़ी काम करती हैं। आपको पता है कि ऑर्डर हाफ है, वी हैव कैलकुलेट ऑर्डर, सिंस ऑर्डर ही इज हाफ, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए नॉट। क्यों भाई, क्योंकि ऑर्डर हाफ है तो हमारा जो टी हाफ है अंडर रूट ए नॉट के हिसाब से बढ़ेगा।
टी हाफ बढ़ेगा तो हमारा कंसंट्रेशन किस हिसाब से बढ़ेगा, अंडर रूट ए नॉट से बढ़ेगा। अब चेक करो, पहले इन्होंने बोला है कि जब कंसंट्रेशन 0.1 थी तो टी हाफ कितना था, 200 मिनट था। तो कंसंट्रेशन जब 1 हो जाएगी यानी कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। क्यों भाई, जब ये 10 टाइम्स हो गई, 10 टाइम्स हो गई तो ये कितना हो जाएगा, 200 इंटू अंडर रूट ए नॉट टाइम्स। क्यों भाई, अंडर रूट ए नॉट कितना हो जाएगा, यानी कि 10 टाइम्स ही तो हो जाएगा ये भी। क्यों, 10 सेकंड में अगर हमारे पास, अगर हमारा हाफ ऑर्डर रिएक्शन है, पता है टी हाफ प्रोपोर्शनल टू इनोड होता है, तो कंसंट्रेशन 0.1 से 1 का मतलब है 10 टाइम्स बढ़ी, तो तभी तो टी हाफ भी अंडर रूट 10 टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है, तो टी हाफ 0.1 के लिए कितनी थी, 200 थी, तो 1 के लिए टी हाफ हो जाएगी मेरी 200 रूट 10 इतने मिनट्स, यानी कि आपको भी बिना सॉल्व करे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगला सी, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेंजेस टू 1, अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 हो जाए तो कंसंट्रेशन चेंज इतना, सरासर गलत। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 तो कंसंट्रेशन चेंज हो ही नहीं सकती, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट, वो तो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। चलो भाई, अगला डी वाला भी चेक करते हैं। तो अब चेक करो कहाँ तक पहुंचे, हमारा ए एंड बी सही है, ए एंड बी ओनली नहीं, भी डी चेक करना है। तो हमारा ए बी एंड डी चेक नहीं करा, बी डी, तो सी तो हमारा गलत हो गया, यानी कि बी, ए और सी हमारे रेस से बाहर, 1 और 3 हमारे रेस से बाहर। अब हमें 2 ही बचे हैं, ए एंड बी तो हम चेक कर चुके हैं, ये हो सकता है हमारा, बट अभी डी भी चेक करना है। टी हाफ इज 800 मिनट्स फॉर ए डॉट इक्वल टू 1.6, तो सिंपल है बेटा, 1.8 रख दो, अब 2 इक्वेशन बना के, कंसंट्रेशन की जगह पे 1.6, 8 नहीं 1.6, 1.6 रख दो और नीचे टी हाफ लिख कर और दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल दो। अब तो कुछ नहीं बचा सवाल में, क्या है देखो कैसे करेंगे, 1 पॉइंट टी हाफ कितना है, टी हाफ क्या करोगे, टी हाफ जो 1 है वो अपॉन टी हाफ डैश नया जो है वो इक्वल्स टू क्या था, कंसंट्रेशन 1 ए नॉट 1 अपॉन ए नया ए नॉट डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा इसकी पावर कितना, अंडर रूट, क्योंकि 1/1 की पावर -1 मतलब अंडर रूट। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको रख देते हैं हम 200, ये हमें पता नहीं है टी हाफ डैश, और ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन 0.1 दे रखी है ना, 200 में 0.1 दे रखी है, तो इसे 0.1 कर लेती हूँ, यहाँ 1.6 दे रखी है, अंडर रूट कर लेती हूँ, इससे ये काट देंगे, ये बन जाएगा 200 अपॉन टी हाफ डैश इक्वस टू 1/16। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, अभी इसको इनवर्स कर देते हैं रेशियो को ना, इनवर्स करके क्या बनेगा मेरा, इक्वेशन जगह बना रही हूँ एक सेकेंड। चलो अब देखो, ये बन जाएगा मेरा टी हाफ डैश अपॉन 200 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 1। ठीक है, टी हाफ इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा 200 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 मतलब 4, तो 200 इंटू 4 मतलब 800 मिनट। लो, इसका मतलब अगर ऐसा हो तो ये 800 मिनट होगा, यानी कि हमारा क्या सही है, दूसरा सही है, ये वाला, ये भी अब गलत हो गया, दोनों ए एंड बी ओनली सही नहीं है, ए बी एंड डी तीनों सही है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर आप इन PYQ से करोगे तो आपको बहुत कुछ इससे कंसेप्ट आपने को सीखने को मिले हैं। तो आप सारे ग्राफ्स याद करो, सारे फॉर्मूले याद करो, मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं कैसे कैसे आप कम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। इट्स इनफ फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट ऑन द इन अनदर वीडियो वेयर आई विल मतलब सॉल्व मोर क्वेश्चंस PYQs फॉर यू। सो फॉलो करें बेटा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लास के बच्चों को बताएं, जिससे कि आपको समझ में आए इजी लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ों से बता रही हूँ, और नीट के बच्चों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।